तो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों का योग। आप सब तैयार होंगे ये उम्मीद करता हूँ। जो नए लोग जुड़े हैं वो इससे पहले वाली वीडियो देखें, तब ये बात समझ आएगी। तो आज क्या पढ़ेंगे अपन? आज पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग, यानी कि सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था गुणनखंडों की संख्या। आज पढ़ने वाले हैं गुणनखंडों का योग। तो जानते हैं कैसे बनता है योग और इसका क्या मतलब है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जब तक आप गुणनखंडों की संख्या निकालना नहीं सीखेंगे, आप योग निकालना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वहीं से ये चीज़ें पैदा हुई हैं। जैसे हमने कहा, बताइए कि 12 के सभी गुणनखंड। तो आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। संख्या बताएं तो आप बता दोगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 6। मैं पिछला थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, उसके बाद आगे आते हैं। उसमें से 2, 4, 6 और 12 कैसे हैं? सर इवन है। 1 और 3 कैसे हैं? सर ऑड हैं, यानी कि ये सम गुणनखंड है और विषम। 2, 4, 6 और 12 सम फैक्टर हैं, 1 और 3 ऑड फैक्टर हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या बात करें कि टोटल कितने हैं, तो आपको पता है टोटल 6 हैं। उसमें से 4 कैसे थे? सम। 2 कैसे हैं? विषम। इन चीज़ों को निकालना हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अब बढ़ेंगे इनसे थोड़ा आगे। लेकिन ये सब मैंने क्यों लिखा है अभी जानते हैं थोड़ी देर के। अगर मैं 12 के सभी गुणनखंडों का योग निकालूं तो कितना निकलेगा? 12, 6, 18, 18, 4, 22, 22, 3, 25, 2, 27 और 1, 28। यानी कि 12 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आया? 28। अगर मैं बात करूं 12 के सम गुणनखंडों का योग, तो 12, 6, 18, 4, 22 और 2, 24। ये आया सभी गुणनखंडों का योग। ये आया सम गुणनखंडों का योग। और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 4। ये आया विषम गुणनखंडों का योग। इतनी बात आप समझ पाए? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, बहुत बढ़िया, होनी भी नहीं चाहिए। अब मैं अगर 12 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूं तो लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। क्योंकि ऐसे हम बड़े बड़े नंबर का सम करके नहीं निकाल पाएंगे। ये तो मैंने बेसिक जानकारी दे दी कि 12 के सभी गुणनखंडों का योग कितना है? 28। 12 के इवन गुणनखंडों का योग कितना है? 24। 12 के ऑड गुणनखंडों का योग कितना है? 4। कितना है? 4। हम इसको इसमें से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, वो बात की बात है। अब हमने 12 को क्या लिखा है? सर हमने 12 को लिखा है 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। अगर मैं यहाँ से 12 के गुणनखंडों को बनाना चाहूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। अभी थोड़ी देर रुक जाइए, आप बिल्कुल हर चीज़ समझ जाएंगे। 2 की घात 3 की घात 0 और 3 की घात 1। 12 के गुणनखंडों को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखकर इस प्रकार प्रदर्शित कर दिया है। अब अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बनेगा 1 फैक्टर प्लस 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 में करेंगे तो बनेगा ये वाला फैक्टर।
ये इसका हो गया इन दोनों के साथ। अब इसका करेंगे 2 की घात 1 का मल्टीप्लाई 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 0। थोड़ी देर पेशेंस रखिए, आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं। 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1। उसके बाद 2 की घात 2 इसका करेंगे इसमें इंटू 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 प्लस अब इसका करेंगे 2 की घात 3 का करेंगे इसमें 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर। हमने अभी कुछ नहीं किया है, फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में किया तो ये 2 पार्ट बने, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में किया तो 2 ये पार्ट बने, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में किया तो ये 2 पार्ट बने, और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में किया तो ये 2 पार्ट बने। ऐसा हमने किया क्यों? हम जानते हैं सर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो 1 होता है, तो 2 की पावर 0 वो भी कितना होगा 1, 3 की पावर 0 वो भी कितना होगा 1। ऐसा क्यों होता है वो पढ़ेंगे घातांक और करड़ी में। किसी भी नंबर की पावर 0 की पावर 0 1 नहीं होता, एक बात का ध्यान रखना। कुछ लोग कह देते हैं तो 2 की पावर 0 1 बनेगा, 3 की पावर 0 भी 1 बनेगा, तो यानी कि ये बना 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, ये 1 बनेगा और फिर प्लस 3। 2 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3। 2 की घात 1 2 बनेगा, 3 की घात 0 बनेगा 1, 2 की घात 1 कितना बनेगा 2, 2 की घात 1 बनेगा 2, उसका मल्टीप्लाई 3 की घात 0 में करेंगे तो आएगा 2, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा ये ज़्यादा, सॉरी 2 की पावर 3 नहीं बनेगा यार, सॉरी, यानी कि ये 2 टर्म नहीं बनेगा। यहाँ पर 2 की घात 2 ही तो है, तो 2 की घात 2 तक ही लिखेंगे। ओके, तो ये कितना बना 4, ये कितना बनेगा फिर ये बनेगा 12। तो हमने देखा कि फिर जब इन पावर्स का आपस में कॉम्बिनेशन करके जो पार्ट बनाए हमने, उन सब में क्या आ गए, फिर ये 12 के मल्टीपल 12 के फैक्टर आ गए, 12 के फैक्टर आ गए। अब आप सोच रहे होंगे क्या हमें भी सब ऐसे ही करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, मुझे आपको समझाना है तो हर एक चीज़ लेके चलनी पड़ेगी। धीरे धीरे हम इन चीज़ों को छोटा कैसे करते जाएंगे, शॉर्ट कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, बस आप देखते रहिए। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, फिर यही आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, फिर यहाँ से, ये कहाँ से आए, फिर यहाँ से। तो अगर मैं यहीं पर वैल्यू पुट कर दूं, कहाँ पर, यहाँ पर, फिर 2 की घात 0 1, ये अभी लिखा है, 2 की घात 2 2, 2 की घात 2 करेंगे तो 4, 3 की घात 0 1, 3 की घात 3, फिर 3 की घात 1 3, 4 2 6 कितना बना 7, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई 3 और 1 4, कितना आ गया। यानी क्या समझ आया यहाँ से कि सर अगर किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग निकालना है तो सबसे पहले उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, और 2 की पावर 0, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहला नंबर कौन आएगा 2, फिर कौन आएगा 3, फिर कौन आएगा 5, क्योंकि जब अभाज्य गुणनखंड ही लिख रहे हैं तो हम अगर ऐसे भाग देते हैं मेरे दोस्तों, तो पहले 2 का देते हैं, फिर 3 का देते हैं, जब तक 2 का जाएगा तब तक 2 का देंगे, फिर 3 का देंगे, फिर 5 का देंगे, फिर 7 का, फिर 11 का। या 4 का क्यों नहीं दिया, 4 का इसलिए नहीं दिया मेरे भाइयों, जब हम 2 से डिवाइड कर चुके हैं तो कोई नंबर 4 से डिवाइड होने लायक नहीं रहा होगा। वीडियो पूरी आ रही है?
चलो आ जाओ, बात समझ रहे हो यहाँ कि कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड हो चुका है, 2 से डिवाइड हो चुका है तो 4 से भाग देने लायक नहीं रहा होगा, और कोई नंबर यदि 3 से डिवाइड हो चुका है तो वो 9 से भाग देने लायक नहीं रहा होगा, और इन दोनों से डिवाइड हो चुका है तो 6 से भाग देने लायक नहीं रहा होगा। 5 का देते हैं, 6 का, 7 का, जब 2 से दे चुके तो 8 लायक नहीं रहेगा। 10 का क्यों, फिर 5 और 2 का दे चुके हैं। तो बात समझ रहे हो ना। अगर हम इस प्रकार, इसको ही कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ केवल अभाज्य संख्याएं आती हैं, इतनी बात। अब आते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या करना है कि जिस नंबर के गुणनखंडों का योग निकालना है उसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर हमें देखेंगे यहाँ पर 2 की घात सबसे ज़्यादा कितनी है, 2, तो 0 से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक जाएंगे, 2 तक। फिर कौन आया, 3, तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक जाएंगे, जितनी वो आई। अगर 5 आया होता तो 5 को भी ले जाते। इतनी बात समझ आई। हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। आपको कम से कम 10 तक नंबर की पावर्स याद होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ बताइए 2 की पावर 4, तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है। 16 मैंने कहा बताइए 2 की पावर 8, 556। मैंने कहा बताइए 2 की पावर 9, 512। मैंने कहा 2 की पावर 10, 1024। मैंने कहा 3 की पावर 4, 81। 3 की पावर 5, 243। ये नंबर आपको याद होने चाहिए, तभी आप इन सवालों को जल्दी कर पाएंगे। अब आते हैं थोड़ा आगे, क्या देखते हैं। ये आ गया योग। योग के लिए क्या करना है, जब सभी गुणनखंडों का, देखो यहाँ भी 28 आया है, यहाँ भी 28 आया था, ये मैंने तभी लिख रखे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। जब हमें सभी गुणनखंडों का योग निकालना है तो हमने क्या किया कि सर इनकी वैल्यू पुट कर दी, इनकी वैल्यू पुट कर दी, आपस में कर दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉम्बिनेट होके ये देखो 12 के सभी गुणनखंड बना रहे हैं। बात क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा आगे, जिसको ये बात समझ नहीं आई है वो दोबारा इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। अब हमने निकाल लिया कि सभी का आ गया, सभी का कितना आ गया, 28। अब निकालते हैं सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग। हम बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। कैसे निकलेगा, सम कौन बनाता है कि सर अगर कोई गुणनखंड सम है तो उसमें कम से कम 2 की घात 1 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। कोई फैक्टर यदि इवन है तो उसमें कम से कम क्या होगा, सर 2 की 1 घात तो होगी, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहा होगा, और 2 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसमें 2 की पावर 1 का कम से कम। आप कहोगे सर 2 की पावर 2 हो, बिल्कुल मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ कि 2 की पावर 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। 2 की पावर 1 से कितना ही बड़ा हो, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 40 हो, कुछ भी हो, लेकिन कम से कम 2 की घात 1 होना चाहिए। तो एक बात बताओ, यहाँ 2 की घात कितनी है, यहाँ 2 की घात कितनी है, 0। तो हमने देखा था फिर इसकी वैल्यू 1 आ रही थी, इसकी वैल्यू 3 आ रही थी। क्यों, क्योंकि 2 की घात 0 करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, 2 की घात 0 करेंगे तो मेरे दोस्तों वैल्यू आएगी 1, और हमें चाहिए कम से कम 2 की घात 1। तो हम जब इवन नंबर निकाल रहे होंगे, क्या निकाल रहे होंगे, जब इवन नंबर, तो हम देखेंगे कि सर यहाँ 2 की पावर 0 वाले जो 2 फैक्टर बन रहे हैं उनको हम ऐड नहीं करेंगे, तो कम से कम 2 की घात कितनी लेंगे, सर कम से कम 2 की घात लेंगे 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। बात समझ आई। सॉरी 2 की घात 3 तो आया ही नहीं है। यहाँ क्या हटा दिया हमने, सर ये हटा दिया, तो ये इन दोनों के साथ मिलकर 2 फैक्टर बनाता, कौन से वाली है, ये हमने हटा दिए। यहाँ 3 उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इन चीज़ों को देखो एक बार। हमें क्या निकालना है, सर हमें निकालना है सम, यानी कि इवन। क्या निकालना है, इवन। तो सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो कम से कम उनमें एक फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई होगा तभी तो वो इवन बन पाएंगे। 2 की घात 1 का अगर गुणा हुआ होगा तभी तो बन पाएंगे वो। तो हमने सर ये इन दोनों के साथ मिलकर कितने फैक्टर बनाता, 2। तो यहाँ से 2 की पावर 0 हटा दी, कब, जब इवन निकाल रहे हैं, जब इवन निकाल रहे हैं। तो यहाँ कौन बचा, 2, इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू आएगी 4, इन दोनों कितनी आएगी सर, 1 और 3।
2 में 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 6 चौक 6 4 जा 24। यहाँ भी देखो कितना आया था 24। 2 हमने चेक कर लिए। इतनी बात समझ पाए? 10-15 सेकंड के लिए इन चीज़ों को देखिए। जिनको बिल्कुल समझ नहीं आए वो कोशिश कीजिए समझने की। चलो आगे देखते हैं। हमने सभी निकालना सीख लिया। सभी में क्या किया? ये लिखा हुआ कंप्लीट। जब इवन निकाल रहे थे, सम निकाल रहे थे, तो हमें पता है कि सर जब सम निकाल रहे हैं तो कम से कम 2 की घात 1 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हमने ये निकाल लिए। अब निकाल रहे हैं हम विषम। इतनी बात समझ आई? इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब निकालना है हमें विषम। क्या निकालना है? विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम क्या होते हैं कि सर जिसमें 2 का भाग ना जाए, द नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाई 2, वो क्या कहलाते हैं? सर वो कहलाते हैं विषम। एक बात बताओ, अगर इसका मल्टीप्लाई किसी में भी करें, 2 की घात 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करें, नंबर कैसा बनेगा? आप कहोगे सर इवन बनेगा। 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई किसी में करें, क्या बनेगा? इवन। यानी कि अब हमें इस पूरे पार्ट को ही हटाना पड़ेगा। हालांकि 2 की पावर 0 रख सकते हैं, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस पूरे पार्ट को ही हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर 2 की किसी भी पावर का मल्टीप्लाई अदर्स में करेंगे, यहाँ इसका कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम इस पूरे पार्ट को हटा देते हैं। क्या बचा? सर ये बचा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3, ऐड कितना आ गया? 4। यहाँ भी कितना आया था? तो आप यहाँ से क्या समझे कि जब सभी गुणनखंडों का योग निकालना है तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक जाना है? 0 से स्टार्ट करते हुए सर कितनी पावर आई है वहाँ तक। ऐसे 3 के साथ करना है, 0 से स्टार्ट कर। अगर 5 आया होता तो 5 के साथ करते हैं। जब इवन फैक्टर का सम निकालने की बात आई तो हमें पता है कि सर 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, और 1 का मल्टीप्लाई अगर किसी ऑड नंबर में हो गया तो फैक्टर ऑड बन जाएगा। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इवन। तो सर 2 की पावर 0 को हटा देंगे, या फिर इसको उल्टा और कह सकते हैं कि कम से कम हमें 2 की पावर 1 चाहिए। इस तरह समझेंगे तो आप आगे चीज़ें और अच्छी समझ पाएंगे। कम से कम 2 की पावर कितनी होनी चाहिए? 1, क्योंकि कम से कम 2 की पावर 1 का अगर मल्टीप्लाई हुआ होगा तो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगर नंबर 2 से डिवाइड होगा तो फैक्टर भी 2 से डिवाइड होगा, वही तो फैक्टर होगा। और जब विषम की बात आई तो 2 की पूरी पार्ट को हटा दिया, पूरे पार्ट को। इसको देखो सर हमने इसको हटा दिया, 2 की पावर 1 है, इसको हटा दिया, 2 की पावर 1 है, 2 है, 2 है। किसको ले रखा है? केवल 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। क्यों? 2 की पावर 0 की वैल्यू बनेगी 1। मैंने अभी बताया था किसी भी नंबर की वैल्यू, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो मान कितना होता है? 1। तो विषम बनेंगे ये, यानी कि जिनके साथ 2 कम से कम 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हटा देंगे। तो केवल क्या बचेगा सर? केवल बचेगा ऐसे फैक्टर जिनमें 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, वो क्या बनाएंगे सर? वो ऑड बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? ऑड। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे। 10 सेकंड के लिए इन चीज़ों को देखें, फिर और हम अच्छे सवालों पर आते। अभी मैंने आपको सिर्फ समझाया। देखिए इन बातों को, देखिए मेरे दोस्तों, देखो और समझो। समझ के समझ को ठीक। अब आते थोड़ा चलो एक नंबर और लेते हैं। जैसे मैंने कहा बताइए 240 के
सभी आराम से समझते हुए चलिए, हर एक चीज़ समझ आएगी, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं। 240 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। यहाँ केवल सभी का पूछा, मैं आपको ऑड इवन तीनों निकाल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि 240 को हम अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिख लें। तरीका मैंने बताया है, जो दोस्त मेरे नहीं जानते हैं मेरे भाई, वो इस तरह करें। 2 का भाग देंगे तो आएगा 60, फिर 2 का देंगे तो आएगा 30, फिर देंगे तो आएगा 15। तो 2 कितनी बार आया है सर? 2 आया है 4 बार। 2 कितनी बार आया है? 4 बार। 3 कितनी बार आया है? सर 3 आया है 1 बार। 5 कितनी बार आया है? सर 5 भी आया है 1 बार। अब मैं निकाल रहा हूँ सभी गुणनखंडों का योग। मैंने क्या बताया अभी कि सर 2 की पावर, यानी कि इस नंबर की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक उसने दे रखा है। क्लियर है? इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद कौन है? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर। मेरे कुछ भाइयों के मन में आ रहा होगा सर पूछा गया है योग और आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो मैंने अभी समझाया था कि इन सब के अगर योग अलग अलग लिख के आपस में कॉम्बिनेट करेंगे तो ये 240 के सभी फैक्टर को प्लस में बना देंगे। जिसको ये बात नहीं समझ आ रही है वो इससे पहले वाला एग्जाम्पल देखें। यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। इतनी बात समझ आई? बिल्कुल। अब कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू पुट कर देना है। 1, 2, 4, 8, 16, 1, 3, 1, 16, 8, 24, 24, 4, 28, 28, 2, 30। इसका मान आ गया 31, इसका आ गया 4 और इसका आ गया 6। इसको कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा 240 के सभी गुणनखंडों का योग। अब बात आती कि सर सम का कैसे निकालें? सम गुणनखंडों का योग। क्लियर है? तो मैंने अभी बताया था कि सम क्या होता है कि जिसमें कम से कम 2 की घात 1 का मल्टीप्लाई हुआ हो। जिसमें कम से कम 2 की घात 1 का मल्टीप्लाई हुआ हो। तो एक बात बताओ, तो इसको हम ऐड कर पाएंगे क्या? क्या आप कहोगे नहीं सर 2 की घात 0 अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1 और 1 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ किसी में भी करेंगे तो इवन नंबर प्राप्त नहीं होगा, ऑड होगा। क्यों? जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 1 और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो मिलेगा 3 और 3 इवन नहीं है। तो हमें कुछ नहीं करना है कि सबसे कम घात कितनी लेनी है? 2 की घात 1, यानी कि 2 की घात 0 हट गया। इसकी वैल्यू कितनी थी? 1। इसकी वैल्यू कितनी थी? 1। तो यहाँ से 1 कम हो जाएगा तो कितना आएगा? 30, ये 80 रहेगा, 4 ये भी 80 रहेगा, 6। नई बात समझ आई? हमने 2 की घात 0 यहाँ से हटा देंगे। कब? जब सम गुणनखंडों का योग निकाल रहे होंगे। कब? जब सम गुणनखंडों का योग निकाल रहे होंगे। तो यहाँ 2 की घात 0 इसको हटा दिया, इसकी वैल्यू कितनी बनी? 1, तो 1 को भी हटा दिया। इन सब का सम कितना बना था? 31। तो अगर 1 हट गया तो कितना बचा? 30। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो होगा इवन नंबर का मल्टीप्लाई, सम गुणनखंडों का योग। अब बात आती है किसकी? सर विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम में हम इनमें से किसी को नहीं ले पाएंगे। चाहे तो इसको ले सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि 1 बनाता है। तो 1 का मल्टीप्लाई करना या ना करना वह एक ही बात है। मैं कहूँ 3 में 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 3। 140 में 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 140।
1 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 2 की पावर 0 लिखो या ना लिखो, यानी कि ये सब कुछ हट जाएगा, ये सब कुछ हट जाएगा। क्या बचेगा? केवल 1। तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ यही रहेगा बिल्कुल, इसकी जगह पर यही आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 6। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा वो होगा विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आई होगी, एक बार इस पर नज़र डाल लो। देखो एक चीज़ों को, अब आते हैं थोड़ा आगे। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं और उनमें थोड़ी चीज़ें ऐड करते हुए चलते हैं। जैसे मैंने यही सवाल रहने दिया, क्या रहने दिया? 240 के उन गुणनखंडों का योग बताइए जो आठ से विभाजित है। 8 से विभाजित होने का मतलब है 8 के मल्टीपल हैं, 8 के गुणज हैं। 8 से विभाजित होने का मतलब है 8 के मल्टीपल हैं या 8 के गुणज हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि 2 से 40 को हम अभाज्य गुणनखंड में लिखें। अभी लिखा था, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैंने कहा था कि जब हमें सम निकालने थे, जब क्या निकालने थे, जब इवन फैक्टर निकालने थे, यानी कि सम गुणनखंडों का योग निकालना था, तो हमने क्या किया था कि सर कम से कम घात कितनी लेनी थी? 2 की घात 1। क्यों? कम से कम 2 से डिवाइड हो तो 2 की घात 1। यहाँ क्या दे रखा है? कम से कम 8 से डिवाइड हो, तो 8 से डिवाइड 8 को लिख सकते हम 2 की घात 3। यानी कि हम उन नंबर को लेंगे जिनमें कम से कम 2 की घात 3 का मल्टीप्लाई हुआ हो। इसका मतलब है हम यहाँ कहाँ से शुरू करेंगे? बात आई समझ में? क्योंकि अगर इससे पहले वाले कौन आए होंगे? सर ये आए होंगे, यही तो आए होंगे। सर इन नंबर का मल्टीप्लाई आगे वाले फैक्टर में अगर हम करेंगे तो वो 4 से डिवाइड होंगे, 2 से डिवाइड होंगे, 4 से डिवाइड होंगे और 2 से डिवाइड होंगे, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होंगे। अगर 8 से डिवाइड हमें करना है तो कम से कम 2 की घात कितनी लेनी पड़ेगी? 3। 2 की घात कितनी लेनी पड़ेगी? 3। यहाँ बिल्कुल वैसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 8 से पूछा है। यहाँ 5 की घात 0, 5 की घात 5, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3, 1 और 5, इनको जोड़ेंगे हो जाएगा 24, 4 और 6। जो भी नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा। क्या आंसर होगा? कि 24 के उन गुणनखंडों का योग होगा जो किससे विभाजित हैं? 8 से विभाजित होना, या 8 के मल्टीपल होना, या 8 के गुणज होना। तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। बात नहीं समझ आई? यहाँ एक बार देखो, हमने यहाँ 2 की पावर 3 से शुरू क्यों किया है? क्योंकि उसने 8 से पूछा है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, यानी कि उनमें कम से कम 2 की घात 3 का मल्टीप्लाई होगा। तुमको सर 2 की घात 4, अगर मैं 2 की घात 2 ले लूँ और इसका मल्टीप्लाई 3 में कर दूँ तो क्या बनेगा? 12। 12 क्या 8 से डिवाइड है? नहीं।
लेकिन 2 की घात 3 में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा 8n। तो यहाँ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हुआ हो, ये नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, 8 से 8 कट गया, एंड बच जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक उसी प्रकार बात समझ आई। थोड़ा आगे और चलते हैं कि सर अलग अलग दे दिया कहीं, तो जैसे मान लो दे दिया, बताइए 3 से विभाजित हो, किससे विभाजित हो, 3 से। तो अब उन्होंने बाउंडेशन दे दी है 3 की, तो हमें 3 की दी है तो पहले 2 से तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ हम क्या नहीं लिख सकते सर, अगर 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है इसका मतलब है उसमें कम से कम 3 की घात 1 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 3 की घात 1 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो यहाँ हम क्या लेंगे, 3 की घात 1, वाकई एटीच लिखा रहेगा, कोई टेंशन नहीं। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आया था फिर, ये आया था 31, ये आएगा 3, ये आएगा 6, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा इसका आंसर कि 240 के उन गुणनखंडों का योग जो 3 से विभाजित हैं। बात समझ आ रही है? इतनी बातें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं, देखो एक बार। चीजें सही चल रही हैं। अब आते हैं थोड़ा आगे। यहाँ मैं एक ही एग्जाम्पल में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। अगर यहाँ वो कह देता बताइए 20 से विभाजित हो, किससे, 20 से, तो हमें ये देखना है फिर 20 बनता कैसे है। 20 बनता है 2 की घात 2 और 5 की घात 1, ये 4 आ जाएगा, 5 चौक 20। इसका मतलब है उसमें कम से कम किसका मल्टीप्लाई आओ, 2 की घात 2। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 2 की घात 2, 2 की घात 3। कम से कम का मतलब है कि इस बाउंड्री लाइन से नीचे का नहीं ले सकते, 2 की घात 1 नहीं ले सकते, लेकिन 2 की घात 3 4 ले सकते हैं, क्योंकि कम से कम कितना, 2 की घात 2। 3 के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। ये जब आप अपने आप से कर रहे होंगे तो और आसानी से समझ पा रहे होंगे। 5 की घात 1, तो कम से कम 5 की घात 1। यहाँ आएगा 16, 16 8 24, 24 4 28। ये आएगा 4, ये आएगा 5। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा 5 चौक 20, 28 दूनी 556, ये आ जाएगा 560। कुछ भी आए, कैलकुलेशन की इतनी जरूरी नहीं है जितना इस चीज़ को समझना जरूरी है। 5 चौक 20 करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई 28, 28 दूनी 56। बात समझ पा रहे हैं आप? सबसे कम घात के लिए लेनी थी 2 की घात 2, तो कहाँ से शुरू किया, 2 की घात 2 से। तो 5 की नहीं लेनी थी, 5 की घात 1, तो 5 की घात 0 को हटा दिया। 3 के लिए कोई बाउंडेशन नहीं थी, 3 हटा दी। यानी कि जितना कहा जाएगा, जितना कहा जाएगा उसका ही मल्टीपल निकालेंगे। किसी मेरे दोस्त के मन में चल रहा होगा, इतनी बात समझ आई कि अगर यहाँ दे दिया 9 से विभाजित, 9 से विभाजित हो, तो एक बात बताओ 9 को हम कैसे लिखेंगे? सर 9 को लिखेंगे 3 की घात 2। यहाँ हमारे पास 3 की घात 2 है क्या? जब 3 की घात 2 है ही नहीं, यानी कि 9 है ही नहीं, तो 9 से विभाजित होने वाले मल्टीपल भी नहीं होंगे। 9 से विभाजित होने वाले मल्टीपल भी नहीं होंगे, यानी कि 9 से विभाजित होने वाले गुणनखंड नहीं होंगे, सॉरी फैक्टर नहीं होंगे। तो उनका सम कितना आ जाएगा? 0। यानी कि जो नंबर हम यहाँ बना नहीं पा रहे हैं उसके नंबर ऑफ फैक्टर या सम ऑफ फैक्टर 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे। 1-2 एग्जाम्पल इस पर और ले लेता हूँ, पहले इतनी बात को समझिए। इसको मैं हटा देता हूँ। कर चले हूँ फिदा जान तुम चाहती हो। जैसे बोला गया है, क्या बोलूँ मैं,
360 के उन गुणनखंडों का योग बताइए जो 18 से, या सीधा लिख दूं 18 के गुणज होंगे। तो पहले तो 360 को लिखना है हमें, इधर देख लो, दो से डिवाइड देंगे तो आएगा 180, फिर 2 से दिया तो आएगा 90, 3 से दिया 15, 3 से दिया 5, तो 2 कितनी बार आया सर? 2 आया है 3 बार। 3 कितनी बार आया? 3 आया है 2 बार, 5 आया है 1 बार। बात समझ आ रही है? अरे में बात है। तो क्या पूछा है? 18 के गुणज, यानी कि वो नंबर किससे डिवाइड होने चाहिए? 18 से डिवाइड होने चाहिए। तो 18 कैसे बना है? 18 बना है 2 × 3 की पावर 2, 9 दूनी 18, यानी कि 2 की हमें कम से कम घात कितनी रखनी है? 1। 2 की कम से कम घात 1, तो 0 ऐड नहीं करेंगे। यहाँ 3 तक था तो 3 तक लिख लिया। 3 की कम से कम घात, कम से कम 3 की घात 2, तो कम से कम 3 की घात 2। 3 से 3 की घात 3 यहाँ आया नहीं है तो हमने 2 ही लिख दी। 1 और 0 ले नहीं सकते क्योंकि कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 की घात 2। 5 के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, 5 की घात 0, 5 की घात 1। इसकी वैल्यू रखेंगे तो 8 4 12 1 13। देखना कहीं गलती ना हो रही हो। 2 की घात 3 8, 8 4 12 13 बिल्कुल। यहाँ आएगा, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा, इसका मान 1, इसका मान 5 6। तो इस सभी नंबर को कैलकुलेट करके जो भी नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा, यानी कि 360 के उन गुणनखंडों का योग होगा जो 18 से विभाजित हैं, जो 18 से विभाजित हैं। समझो बातों को, इनको बिल्कुल मैं बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। चलो अब थोड़ा आगे आते हैं। तो अब आप किसी भी तरह के नंबर का योग निकाल लेंगे। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। कितना आगे चलते हैं? इसी में हेडिंग बना लो। क्या क्या हेडिंग बना लो? गुणनखंडों का औसत। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। औसत बाद में निकालेंगे, पहले ये समझेंगे कि औसत होता क्या है। तो औसत यानी कि एवरेज। तो किसी भी नंबर का एवरेज हम कैसे निकालते हैं कि सर सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बात क्लियर है? अब मैं आपसे कहूँ 12 के सभी गुणनखंडों का औसत बताइए। क्या बताइए? औसत। 12 इसलिए ले रहा हूँ, बिल्कुल छोटा नंबर है, आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। तो औसत यानी कि 12 के किसका चाहिए सर? 12 के गुणनखंडों का औसत चाहिए। क्या चाहिए? गुणनखंडों का औसत। तो हमें क्या चाहिए सर? अगर गुणनखंडों का औसत चाहिए
तो गुणनखंडों का योग चाहिए, गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या। अब आप इसको एक नज़र देखिए और समझिए कि सर हमें एवरेज निकालना है तो इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। और आप थोड़ा सा भी दिमाग चलाएंगे तो आप ये पाएंगे कि सर ये दोनों निकालना तो हम सीख चुके हैं ना। पिछली वीडियो में हमने सीखा था किसी भी नंबर के गुणनखंडों की संख्या निकालना। इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्या सीखा था, किसी भी नंबर के गुणनखंडों की संख्या निकालना। आज हमने क्या सीखा है, किसी भी नंबर के गुणनखंडों का योग निकालना। उन दोनों के अप्लाई करके क्या हम नहीं निकाल पाएंगे गुणनखंडों का औसत? बात समझ रहे हो ना। जैसे मैं कहूँ 12 के गुणनखंडों का योग निकालिए, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो पहले संख्या निकालते, चलो क्या निकालते हैं, 12 के गुणनखंडों की संख्या। तो मैंने कहा था घात में 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, कितना आ गया 6। यानी कि गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 6। अब निकालेंगे योग। योग मैंने अभी बताया कि सर 2 की घात 0 से शुरू करते हुए कहाँ तक जाना है, बात क्लियर है। तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, सॉरी 4 और 2 6 1 7 इंटू ये हो जाएगा 3 और 1 4, कितना आ गया 28। लो ये कैलकुलेट होके जितना भी आएगा वो क्या बन जाएगा, 12 के गुणनखंडों का औसत। कोई कठिन चीज़, क्योंकि ये दोनों निकालना आप सीख चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। किसी भी नंबर के गुणनखंडों का योग और किसी भी नंबर के गुणनखंडों की संख्या निकालना आप सीख चुके हैं। ये सीखा था हमने पिछली वीडियो में और ये सीखा है आज। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी बात, इसको एक नज़र देखिए और समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब आते हैं आगे। औसत आप निकाल लोगे, इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं बतानी है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप आराम से निकालेंगे। पहले योग निकालो, फिर संख्या निकालो और एवरेज का फॉर्मूला लगा दो। कोशिश करूँगा कि आज ये ख़त्म हो जाए। अब आते हैं गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। मीनिंग पे मत जाना, गलत भी हो सकती है। रेसिप्रोकल, जैसे मैं कहूँ x का व्युत्क्रम बताइए, x का व्युत्क्रम यानी कि x का रेसिप्रोकल बताइए, तो ये होगा 1/x। मैं कहूँ 1/x का रेसिप्रोकल बताइए, तो ये हो जाएगा सर 1 के अपॉन में 1/x लिख दो, x कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा x। यानी कि किसी भी नंबर को 1 के अपॉन में लिखना उसका व्युत्क्रम बनना कहलाता है। मैं कहूँ 5 का व्युत्क्रम, बहुत ही आसानी से आप बता देंगे 1/5। 6 का व्युत्क्रम 1/6। 22 का व्युत्क्रम 1/22। r का व्युत्क्रम 1/r। x का व्युत्क्रम बता ही चुका हूँ। कुछ भी यानी कि 1 के अपॉन में कोई नंबर लिखना व्युत्क्रम कहलाता है। अब वो पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग।
गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। तो कुछ मेरे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि पहले गुणनखंडों का योग कर दो, पहले किसका योग कर दो, गुणनखंडों का, और उसको 1 के अपन में लिख दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। मैं कहूँ 12 के सभी गुणनखंड लिखिए, 1, यही तो होंगे। अब मैं कहूँ 12 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम लिखिए, 12 के गुणनखंडों के क्या, व्युत्क्रम। तो 1 का व्युत्क्रम 1/1, 2 का 1/, 3 का, 5 नहीं सॉरी 6, यही तो होंगे। इसकी बहुत आ रही है। 12 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम यही तो होंगे। इनका योग पूछा है तो लो जोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल आसानी से समझते हुए चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में हम चीज़ें सही से नहीं सीख पाते। इनको जोड़ना है, तुम जोड़ना जानते हैं कि सर इन सबका लेंगे एलसीएम। तो 12, 6, 4, 3, 2 का एलसीएम आएगा 12। 1 का भाग देंगे 12 में, 12 बार जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 12 आएगा। 2 का भाग देंगे 12 में, 6 बार जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 6 आएगा। 3 का भाग देंगे 12 में, 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 आएगा। 4 का भाग देंगे 12 में, 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 ही आएगा। 6 का भाग देंगे 12 में, 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा। 12 का भाग 12 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। तो एक बात बताओ पहले यहाँ तो, कि अगर मैं लिख दूँ 5 + 4 + 3 तो कितना होगा सर, ये होगा 12। अब मैं लिख दूँ 3 + 4 + 5 तो कितना होगा सर, तब भी 12 होगा। मैं लिख देता हूँ 4 + 3 + 5, अब कितना होगा, तब भी 12 होगा। यानी कि किन्हीं नंबर का कोई एडिशन आ रहा है, उन नंबर को अगर मैं आगे पीछे लिख दूँ उन्हीं चिन्हों के साथ तो कोई फ़र्क पड़ रहा है, आप कहोगे नहीं। तो एक बात बताओ, ये क्या 12 के गुणनखंड नहीं लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, और नीचे क्या लिखा है सर, नीचे 12 ही लिखा है। यानी कि गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग निकालने का फॉर्मूला क्या बना सर, संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, जिसका व्युत्क्रम निकालना है गुणनखंडों का योग। जैसे मान लो है यहाँ 12 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग निकालना है, 12 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, किसका, रेसिप्रोकल का सम। तो ऊपर क्या बन गया अपने आप सर, ऊपर बन गया गुणनखंडों का योग, और नीचे क्या बन गया सर, वही संख्या जिसका क्या निकालना है, जिसके व्युत्क्रम का योग निकालना है, यानी कि 12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। जिसको ये बात समझ नहीं आई एक बार और देखें, हमें पूछा गया था 12 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, गुणनखंडों का योग नहीं, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो हमने चेक किया कैसे बना, हमने देखा सर ऊपर वही नंबर आ गए, ऊपर कौन आ गए, यानी ऊपर 12 के गुणनखंड का योग बन गया अपने आप। इन सब का एलसीएम लिया 12 आया, क्योंकि संख्या ही आएगी, सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था किसी भी नंबर का सबसे बड़ा गुणनखंड नंबर खुद होता है, तो वो एलसीएम बनाया। ऊपर योग, यानी कि अगर हमें गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग निकालना है तो ऊपर गुणनखंडों का योग, नीचे संख्या, क्या गुणनखंडों की संख्या नहीं, वो संख्या जिसके गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग निकालना है, यानी कि 12। अगर मैं कहूँ 240 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, तो अपन में क्या आ जाएगा 240, ऊपर आ जाएगा 240 के गुणनखंडों का योग। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे। देखो एक बार, देखो देखो देखो, चलो ये चीज़ें नोट भी करते जाना है। जिसने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है वो, उसका कुछ नहीं होने वाला है। रोज़ क्लास अटेंड करनी है, साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। अब सीखेंगे अपन गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का
गुणनफल। क्या सीखेंगे? गुणनखंडों का गुणनफल। तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मूला होगा संख्या, कौन संख्या? जिसके गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, उसी के घात में क्या बनेगा? गुणनखंडों की संख्या अपॉन 2। नई बात समझ आई। जैसे मैंने कहा 12 के, मैं छोटा नंबर इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप चीज़ें दोनों तरीके से समझ पाएँ, कैसे रिएक्ट कर रही हैं। आपको यहाँ कोई बड़ा नंबर दे दे, आपको यहाँ वैल्यू रख देनी है, लेकिन हमें चीज़ों को समझना है। इसलिए मैं कहूँ 12 के सब गुणनखंड बताइए, तो क्या होगा? 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4। यहाँ 4 लिखेंगे तो 4 पहले आ चुका है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा? 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा? 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा? 12। बात क्लियर है? यानी कि नंबर का सबका मल्टीप्लाई हो गया। अब इनका आपस में कर देंगे तो ये बन जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12। ये बन गया 12 पर घात, इसकी वैल्यू होती है 17, 28। यहाँ नई बात समझ आई। 12 की यही तो 6 गुणनखंड है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आया। इन दोनों का किया, ये आया। इन दोनों का किया, ये आया। फिर इन तीनों का कर दिया, इन तीनों का, तो ये आ गया। यहाँ में क्या समझना है? किसके पूछे? 12 के, तो संख्या की जगह रख देंगे 12। गुणनखंडों की संख्या कितनी है? गुणनखंडों की संख्या निकालना हम पहले ही वीडियो में सीख चुके हैं सर। 1 2 3 4 5 6 कितनी है? 6। 2 का भाग दे देंगे, ये बन जाएगा 12 पर घात 3 और इसकी वैल्यू होती है 17, 28। बात समझ आई? अब सर भाग, घात में 2 का भाग क्यों दे रहे हैं? घात में 2 का भाग क्यों दे रहा है? यानी कि गुणनखंडों की संख्या में, क्योंकि सर 2 गुणनखंड मिलकर क्या बना रहे हैं? संख्या। 2 गुणनखंड मिलकर क्या बना रहे हैं? संख्या। 2 गुणनखंड मिलकर क्या बना रहे हैं? संख्या। यानी कि जैसे 8 गुणनखंड हुए, कितने गुणनखंड हुए? 8। तो ये 2 मिलकर एक बार संख्या बनाएंगे, ये 2 मिलकर एक बार संख्या बनाएंगे, ये 2 मिलकर एक बार संख्या बनाएंगे और ये 2 मिलकर एक बार संख्या बनाएंगे। यानी कि संख्या आपस में 4 बार मल्टीप्लाई में हो गई, क्योंकि सर 2 मिलकर बना रहे हैं ना, तो 8 में 2 के कितने पार्ट बनेंगे? सर 4। ऐसे गुणनखंड बनते हैं, ये भी हम पहली वीडियो में सीख चुके हैं। जिन दोस्तों ने ये वीडियो देख रहे हैं वो पहली वाली नहीं देखी है, वो पहली वाली देखें, तब ये चीज़ें समझ आएंगी। अब किसी के मन में चल रहा होगा, ये बात समझ आई फार्मूला कि सर कहीं आपने कहा था कि कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। जैसे मैंने कहा 36, तो क्या होगी? 1 और 36, 16 ले लो ताकि समझ पाओ, छोटा। 1 और 16, 2 और 8, 3 आएगा, 4 और 4 आएगा, 4 और 4। तो आपको फिर इसकी तो 5 हो गई। इसका जोड़ा कैसे बनेगा? इसका जोड़ा वास्तव में इसके साथ नहीं बना क्या? देखो, इसका जोड़ा इसके साथ बना कि नहीं? पहली बात। दूसरी बात कि सर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके कितने बन रहे हैं? सर इसके बन रहे हैं यहाँ 4। कितने गुणनखंड बन रहे हैं? 5। तो आप लोगों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या 5 अपॉन 2। अब 5 अपॉन 2 को हल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है अभी के लिए। तुम 4 को क्या लिख सकते हैं? 16 को 4 की घात 2, इस पर पावर 5/2। ये चीज़ अपन आगे सीखेंगे कि सर r की घात अगर 2 है और ब्रैकेट लग के पावर 3 है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। यानी r की घात हो जाएगी 6, r की घात 2 की घात 3, ये बात अलग है। यहाँ हो जाएगी r की घात 8। यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 3 है, जबकि यहाँ ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा? मल्टीप्लाई। बिल्कुल वही यहाँ होगा। 4 इन दोनों का क्या हो जाएगा? सर इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 2 से 2 कैंसल आउट किए, 4 की घात आ गई 5, आंसर आ जाएगा 1024। यानी कि अगर 16 के सभी गुणनखंडों का हम गुणा करें
16 के सभी गुणनखंडों को अगर गुणा करें आपस में तो वैल्यू कितनी आएगी 1024। यानी कि चाहे सर यहाँ कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसके गुणनखंड विषम होते हैं या ऐसी आ जाए जिनके सम होते हैं। विषम किसके होते हैं सर, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा वो किसी की पावर 2 में ज़रूर लिखा जाएगा। जो नंबर पूर्ण वर्ग होगा वो किसी ना किसी नंबर की घात 2 लिखा होगा, तो किसी ना किसी नंबर की घात 2 लिख जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वही पावर आएगी जितने उसके नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे। बात क्लियर है? तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें थोड़ी चीज़ें और बची हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है बिल्कुल। अभाज्य गुणनखंड बचे हुए हैं, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन बचे हुए हैं, वो पढ़ेंगे हम कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।